अगर आप भी मेरी तरह एक चेल्सी फैन हैं और अगर आपने वो 2022-23 सीज़न देखा है जहाँ पे टूकल को सैक करके ग्रैहम पॉटर को लाया गया था, फिर ग्रैहम पॉटर को सैक करके ब्रूनो सोल्टर, फ्रैंक लैम्पार्ड को इंटरिम कोच बनाया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी फीलिंग आ रही होगी, कैसा महसूस कर रहे होंगे आप आज मैच से पहले। क्योंकि जब लाइनअप बाहर आई और जितना भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे अभी इंटरिम मैनेजर जो बने कैलम मैकफर्लिन, उनको सुना, उनका प्री मैच इंटरव्यू देखा मैंने, उनकी बातें सुनी, तो ऐसा लग रहा था कि भाई वो जो खतरनाक दिन थे, वो जो हेलिश डेज थे, वो वापस आ चुके हैं। अब हमारा क्लब जो इतनी मुश्किल से उस दुख, पीड़ा, दर्द, कष्ट, वेदना, यातना वाले समय से बाहर आया था, वो समय फिर से बाहर आ चुका है। और ऐसा लग रहा था कि भाई जब लाइनअप आई, सैंचेज अवेलेबल नहीं थे, एक माइनर मस्कुलर इंजरी हो गई उनको, फोफाना अवेलेबल नहीं थे, फीवर हो गया उनको, कुकुरेया आउट ड्यू टू इंजरी, काइसेडो आउट ड्यू टू सस्पेंशन, 4 आपके मेन प्लेयर नहीं थे। तो ऐसा लग रहा था कि भाई भगवान करे ह्यूमिलिएशन नहीं हो। मैं पर्सनली सोच रहा था कि लास्ट सीजन हम एहतियात पे ना 3-1 हारे थे, तो 3-1 अगर आज भी हार जाएंगे ना तो ठीक है, कोई बात नहीं है। 1-0 हार जाओ, 2-0 हार जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 या 3 गोल के मार्जिन से हारना, ऐसा मत हार जाना कि ऐसी स्कोर लाइन हो जाए कि जो इतिहास के पन्नों में लिख दिए जाए। जैसे सारी के सीजन में आप एहतियात गए थे और 6-0 हार के गए थे, या फिर ऐसा कुछ हो जाए आर्सेनल के अगेंस्ट आप एमिरेट्स जा रहे हो 5-0 हार के आ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हमको मुंह छुपाना पड़े कि अरे भाई ये क्या हो गया, मरेस्का के जाते ही हम तो बर्बाद हो गए। तो मुझे पर्सनली वैसी वाइब आ रही थी, बिल्कुल भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन एक पॉइंट निकाल लेना पेप ग्वार्डियोला के अगेंस्ट एतिहाद में, बिना सैंचेज, बिना कुकुरेया, बिना फोफाना, बिना काइसेडो और बिना मैनेजर के, बड़ी बात है। मैच बहुत ख़राब था, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैच की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि आप प्लेयर्स की इंटेंसिटी में एक ड्रॉप देख सकते थे, शोल्डर्स बिल्कुल ड्रॉप थे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी कुछ प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं उस पर आऊँगा आगे। बट मुझे ऐसा लगा कि मैकफार्लेन ने ऐसी लाइनअप खिलाई थी कि भाई डिफेंसिवली हम कॉम्पैक्ट रहेंगे। आज आप देखेंगे ना तो डिफेंसिव परफॉर्मेंस हमारी ठीक थी, जब चांसेस बन रहे थे ना मैन सिटी के, तो हमने ठीक ठाक डिफेंड किया उन सिचुएशंस में। तो डिफेंसिवली अच्छे से सेटअप होंगे, कॉम्पैक्ट रहेंगे, और ट्रांजिशंस पे या काउंटर अटैक पे चांसेस मिलते हैं तो उनको लेंगे। फर्स्ट हाफ में मैन सिटी ने ऑफेंसिवली हमें कुछ नहीं करने दिया। जो रॉड्री खिलाड़ी हैं, जिसके लिए रॉड्री जाने जाते हैं, उन्होंने दोनों हाथों से हमें पकड़ के रखा और बोला कि दम है तो मिडफील्ड की लाइन ब्रेक करके दिखाओ, दम है तो यहां से अटैक बनाओ। मुझे एक स्टैट याद है, 25 या 30 मिनट हो गए थे मैच के, तो एक स्टैट आया कि टचेस इन ऑपोजिशन फाइनल थर्ड मैन सिटी के थे 38 और चेल्सी के थे सिर्फ 8। इससे पता चल रहा था कि चेल्सी ने कुछ भी नहीं किया ऑफेंसिवली पूरे फर्स्ट हाफ में। हाफ टाइम पे भी एक स्टैट आया, जब एवरेज पोजीशन ऑफ द बॉल का स्टैट आया, उसमें जो हमारा फर्देस्ट मैन फॉरवर्ड था जाओ पेड्रो, वो हाफ लाइन पे था। तो इससे पता चलता है कि हमने इस तरीके से सेटअप किया था खुद को कि हमें डैमेज लिमिटेशन मोड में रहना है और हम कुछ ना कुछ करके फ्रस्ट्रेट करेंगे बस सिटी को कि उन्हें गोल स्कोर नहीं कर रहा। अटैक में आगे अपनी स्किल और अपनी खुद की इंडिविजुअल क्वालिटी के हिसाब से अटैकर्स जो कर सकते हैं वो करें। जाओ पेड्रो अगर थोड़ा बेटर होल्ड अप करें, ट्राइज टू ब्रिंग इन नेटो या एस्तेवो गेम में, तो कुछ हो सकता है, बट वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था जाओ पेड्रो से। आई थिंक रूबन डियाज, ग्वार्डियोल सब बहुत अच्छी डिफेंडिंग कर रहे थे। एक चांस आई थिंक बस एस्तेवो को मिला था फर्स्ट हाफ में, वो भी ग्वार्डियोल ने बहुत अच्छा ब्लॉक किया था। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि हमें कुछ भी करने दिया मैन सिटी ने। तो वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि एक ऐसा मैच जहां मैन सिटी को जीतना ही है। एक टाइम पे जो गैप 7 पॉइंट का हो गया था मैन सिटी और आर्सेनल के बीच में, मैन सिटी उसको 2 पॉइंट तक ले आई थी, और उस 2 पॉइंट के गैप को बरकरार रखने के लिए आज जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था जो आर्सेनल ने जीता। तो आपके पास इनिशिएटिव है, ओनस आप पे है, क्योंकि सनदरलैंड से आपका मैच ड्रॉ हुआ है पिछला वाला, तो आपको ये मैच जीतना ही है, 3 पॉइंट लेने हैं। तो मुझे वो सरप्राइजिंग लगा कि मैन सिटी ने अटैक तो किया, और फर्स्ट हाफ के लास्ट के 10 मिनट में उन्होंने बहुत अटैक किया है। राइंडर्स ने गोल भी स्कोर किया, उस पर भी आऊंगा मैं। और हालैंड का भी एक चांस बना था जो पोल के लग के वापस आ गया था इनसाइड ऑफ द पोस्ट और फिर बाहर आ गया था वो। तो चांसेस ऐसे बना रही थी मैन सिटी, बट आप पूरे मैच में देखेंगे 90 मिनट तो वो फाइनल पास, फाइनल शॉट, डिसीजन मेकिंग एंड में काफ़ी उनको लेट डाउन कर रही थी, वो एक चीज़ हो रही थी। बट अगर मैं बात करूं
डिफेंस हमारा ठीक था आज, मुझे ठीक ठाक लगी परफॉर्मेंस। लास्ट डिच डिफेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी आज, बट अगेन जब मैं बात करता हूं ना कि हमें अच्छे एक्सपीरियंस सेंटर बैक्स की, क्वालिटी सेंटर बैक्स की क्यों जरूरत है, बदियाशील का आज परफॉर्मेंस उस गोल से पहले तक अच्छा था और उसके बाद तक भी ठीक ही था। एक मोमेंट आया जहां पे गलती हुई, बॉल उनसे लग के राइंडर्स पे जाती है। अब ऐसा नहीं था कि राइंडर्स मतलब हाँ ही वॉज इन अ गुड पोजिशन थ्रू ऑन गोल, बट स्टिल ही हैड अ लॉट टू डू भाई। वहां पे बदियाशील को 1v1 में स्ट्रांग रहना चाहिए यार। राइंडर से आप बीट हो रहे हो, राइंडर्स ने बहुत ही तगड़ा शॉट मारा, जॉर्गेनसन के पास कोई चांस नहीं और जॉर्गेनसन वहां बीट हो गए। बाय द वे क्रेडिट टू जॉर्गेनसन, क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा लाइनअप देखी तो मेरी फट गई थी लाइनअप देख के कि भाई आज क्या होगा भाई, कुकुरेया भी नहीं है, सैंचेज भी नहीं है, फोफाना भी नहीं है, काइसेडो भी नहीं है, भाई क्या होगा आज। आज तो सिटी पिलाई करेगी भाई, 3-4 गोल मारेगी। तो जॉर्गेनसन ने एक बहुत अच्छा सेव किया था जब हालैंड से डिफ्लेक्ट होके बॉल आई थी। उसके अलावा भी 1-2 बार जॉर्गेनसन ने गलती नहीं की, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन खराब था बट ठीक है, उतना मैं बेसिक उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि उतनी गलती तो करेगा ही वो आदमी भाई। काराबाओ कप में जिसने खेलते हुए देखा है जॉर्गेनसन को, चेल्सी के मैचेस अगर आपने देखे हैं काराबाओ कप के सीजन, तो आपको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। बहुत अनरिलायबल और एकदम ही बेसिक लेवल गोलकीपर है जॉर्गेनसन। शॉट ऑन टारगेट बेसिकली इज अ गोल अगर जॉर्गेनसन कीपिंग कर रहे हैं तो उस लिहाज से मुझे लगा कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी आज। और ये भी एक चीज पता चलती है कि सेकंड हाफ में ज्यादा सेव करने नहीं पड़े जॉर्गेनसन को, जिसका मतलब हमारा डिफेंस ठीक था। तो 1-0 पे जाता है हाफ टाइम पे स्कोर। और डैमेज लिमिटेशन की जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो कंट्रोल वहां पे मुझे मिडफील्ड में तब भी नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारे पास बॉल आ रही थी बट हम उस बॉल को होल्ड ही नहीं कर पा रहे थे, हम मिडफील्ड ही बाईपास नहीं कर पा रहे थे मैन सिटी की। कंट्रोल की कमी जैसा मैंने कहा। उसके लिए एक बाद में हाइंडसाइड में मुझे लगा कि अच्छा मूव था कि एस्तेवाओ को हटा के आपने आंद्रे सेंटोस को डाला, लेकिन ओवरऑल मैच में आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि नेटो को निकालना चाहिए था। अभी नेटो पे भी आऊंगा मैं थोड़ी देर में, बट ये जो सब्स्टिट्यूशन था कि आप आंद्रे सेंटोस को लेके आए, डिलैप को आपने डाला क्योंकि आपको थोड़ा सा आउट मसल कर रही थी मैन सिटी। डिफेंडर्स जो थे उनके पास एज सच कोई न्यूसेंस नहीं था टू डील विद, और जब आप इतना डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट बैठते हैं तो आपको एक बंदा चाहिए होता है आगे कि इफ यू मूव द बॉल फॉरवर्ड तो वो थोड़ा सा होल्ड अप करके आपके विंगर्स को, आपका जो अटैकिंग मिडफील्डर नंबर 10 है, उसको प्ले में लेके आए। एंड आई थिंक आज डिलैप की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मैंने डिलैप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, बट आज जो डिलैप ने किया, आई थिंक जाओ पेड्रो ने पूरे मैच में कुछ नहीं किया बट डिलैप ने ये चीज़ की, तो ये देख के मुझे अच्छा लगा कि द प्लेयर्स आर फाइटिंग फॉर देयर प्लेस और ये कुछ प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो मुझे अचेम्पोंग की परफॉर्मेंस अच्छी लगी, चालोबा भी वॉज ओके, गुस्तो वॉज गुड लेफ्ट बैक पे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। हाटो जब आया एज अ सब्स्टिट्यूट उन्होंने भी ठीक किया। डिलैप की मैं तारीफ कर रहा हूँ, अच्छी परफॉर्मेंस। आंद्रे सेंटोस ब्रिलियंट फ्रॉम द बेंच। रीस जेम्स वाज डिसेंट, ऐसा कोई बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं था बट इट वाज गुड। मतलब ऑफेंसिवली मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ रीस जेम्स से। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ बहुत ज्यादा आज नेटो और कोल पामर से। नेटो और कोल पामर ने बहुत खराब परफॉर्मेंस दी आज, और स्पेशली पेड्रो नेटो। आई थिंक पेड्रो नेटो ने तो मेरे ख्याल से इससे खराब मैच नहीं खेला होगा चेल्सी जर्सी पहन के। मुझे नहीं याद कि पेड्रो नेटो ने इतना खराब चेल्सी के लिए आज से पहले कब खेला है। आई नो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक पेड्रो नेटो, बट द थिंग इज कि आज क्रिटिसिज्म बनती है। मैं चाहता हूं कि जो हमारे थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस नेटो का ज़्यादा है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, प्रीमियर लीग में खेलने का, वुल्स के लिए खेलते थे, चेल्सी के लिए दूसरा सीजन है, कोल पामर का तीसरा सीजन है ये चेल्सी के लिए खेलते हुए। ये थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और ये हमारे वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स हैं जो फॉर्म में भी रहे हैं। जैसे कोल पामर इज अ प्लेयर जिसको हम कहते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है यार, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाल्मर कुछ अच्छा करेगा। आज पाल्मर से एक पास नहीं हुआ ढंग का, आप ड्रिबल छोड़िए, आप बाईपास करना छोड़िए मिडफील्ड को, एक ढंग का पास नहीं दे पाए कोल पाल्मर। और पेड्रो नेटो ने तो भाई जब भी 3v3 4v4 सिचुएशंस मिली पेड्रो नेटो को, ऐसा लगा भी अब नेटो भैया तो क्रॉस डालेगा या शूट लेगा, पता नहीं, बॉल आगे जाके रोक ली, मैन को बीट करने की कोशिश की, मैन बीट नहीं हुआ, बॉल खो ना जाए इसलिए पीछे एंजो को दे दी, एंजो ने जेम्स को दे दी, जेम्स ने गुस्तो को दे दी, गुस्तो ने फिर सेंटर बैक को दे दी। ये कम से कम नहीं तो 6 से 7 बार हुआ है आज। 2 बहुत अच्छे चांस मिले थे, एक पाल्मर ने मिस किया था जब हाटो का कटबैक आया था, और एक एंजो ने बहुत अच्छी बॉल बना के दी थी नेटो को। तो नेटो टारगेट पे मुझे लगता है मारना चाहिए था नेटो को, वो शॉट छक्का उड़ा दिया, वो चांस थे। तो अब तो हाइंडसाइड में लग रहा है कि भाई वो चांस ले लिए होते यदि तो शायद मैच जीत जाते हैं हम। थोड़ा मतलब लक हमारे साथ था, हालैंड का पोल पे लग गया, मैन सिटी की डिसीजन मेकिंग खराब, हमारी खुद की अच्छी डिफेंडिंग। अब लग रहा है हाइंडसाइड में कि वो सेकंड हाफ में जो चांस मिला था वो ले लिया होता उतना ही तो मैच जीत जाते।
कि एक चीज़ मुझे लगी कि नेटो को हटा के गर्नाचो या गिटन्स को लाया जा सकता था। नेटो का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था, बट ठीक है, मतलब ये लगा हुआ कि ऑफ द बॉल वर्क रेट नेटो का बेटर है इन प्लेयर्स से, बट वो भी मुझे एज सच कुछ खास लगा नहीं। एस्तेवाओ भी आप देखेंगे तो एज अ विंग बैक ही यूज़ किया जा रहा था एस्तेवाओ को फर्स्ट हाफ में। विच ब्रिंग्स मी टू माई मैन ऑफ द मैच दोस्तों, एंजो फर्नांडिस। एंजो फर्नांडिस ने आज दिखाया है कि भाई वॉट इट इज़ टू प्ले फॉर द बैच, टू प्ले फॉर द क्लब। और अगेन सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने इक्वलाइजर स्कोर किया। अगर आप पूरे मैच में देखेंगे ऑफ द बॉल जो वर्क रेट थी एंजो की, जिस तरीके से जेम्स भी उनका साथ दे रहे थे, लीड कर रहे थे वो फ्रॉम द फ्रंट, चाहे वो क्रूशल इंटरसेप्शंस करना हो या फिर डूल्स जीतना हो। मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं था तो गेम आज नहीं चला पा रहे थे, बट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। गुस्तो की एक बहुत अच्छी बॉल आती है, एंजो ने मिस किया पहला शॉट, बट ठीक है, मतलब कंपोजर रखा, उसको फिनिश किया। और वहां पे वो एक पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं तो आपका डाउन हो जाता है और आप स्पाइरल आउट होने लग जाते हो, आउट ऑफ कंट्रोल। तो कैलम मैकफार्लेन ने ऐसी चीज कर दी जो बहुत सारे मैनेजर्स नहीं कर पाते हैं। एहतियात पे जाके मैनेजरलेस चेल्सी से एक पॉइंट लेके आ गए वो। और अगेन मैं इसलिए कह रहा हूं ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हमने ये देखा है चीजों को आउट ऑफ कंट्रोल जाते हुए। बट क्या ये मतलब ऐसी परफॉर्मेंस थी जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई ठीक है इतना कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मतलब है, आग बची है, ये वो। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैनेजर चाहे कोई भी आए, आपको इस ओनरशिप को ब्लेम करना है। अब पूरी जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो ओनरशिप की। अब देखिए 17 तारीख को तो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट हम सब चेल्सी फैंस को करना चाहिए, बट मेरे और आपके यहाँ पे भारत में हम बैठे लाखों किलोमीटर दूर बैठे हैं, हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं होता। मैं इधर गुरुग्राम में बैठा हूँ, आप कहीं अपने शहर में बैठे होंगे, हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं होता। वहाँ पे जो लोकल फैंस हैं वो कुछ प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो कुछ उसका असर पड़ सकता है। बेस्ट वे इज़ कि आप स्टेडियम में मैच देखने ना जाएं और मेगा स्टोर से मर्चेंडाइज ना खरीदें। ये आसान नहीं होता, ये कहने के लिए आसान है कि भाई मैच ही मत देखो, जाओ ही मत ना देखने, इनकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी जब इनको लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे, कोई टिकट ही नहीं खरीदेगा। अब ये इतना मुश्किल क्यों होता है? अब आप सोचिए किसी बंदे ने अगर पहले से प्लान बना रखा है और वो इंग्लैंड भी नहीं रहता, वो हो सकता है इस बार वो मैच देखने जा रहा हूँ जिसमें प्रोटेस्ट प्लान्ड है, उसकी प्लानिंग उसने 3 से 4 महीने पहले कर ली हो और वो उसके बाद मैच देखने के लिए नहीं जा सकता, या फिर उसके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो उसके लिए कितना अनफेयर है। आप उस बंदे को कैसे बोलेंगे कि यार तू मैच देखने मत जा? अब जैसे मैं गया था 2023 में, डॉर्टमंड वर्सेस चेल्सी था, ठीक है, स्टैमफोर्ड ब्रिज में था डॉर्टमंड से मैच, राउंड ऑफ 16 का सेकंड लेग था जो, तो मार्च में था वो। तो मुझे नवंबर से पता था कि मुझे मार्च में लंदन जाना है, तो मेरी नवंबर से 4 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी। तो अगर मैं उस दिन पहुंचता, और वो सीज़न भी ऐसा ही चल रहा था जहाँ लोग चाह रहे थे कि भाई प्रोटेस्ट हो, ओनरशिप को निकाला जाए, ग्रैहम पॉटर को सैक किया जाए, वहाँ पे उस दिन वो मैच में प्रोटेस्ट हो जाता, तो आप सोचिए मेरी क्या हालत होती। मैं तो रोने लग जाता वहाँ पे बैठ के। बट ये इतना आसान नहीं होता है, तो कुछ और तरीका हो या कुछ अपनी आवाज़ें सुनाई दे। बट हाँ, अगर इस तरीके से हो जाए भाई कि नहीं जा रहे, मैक्सिमम फैंस बॉयकॉट कर रहे हैं, तो थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा। बट चाहे मैकफार्लेन रहते हैं 2-3 मैच या रोजिनियर आते हैं, एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एक न्यूज़ तो आई है कि रोजिनियर निकल चुके हैं फ्रांस से, लंदन पहुंच जाएंगे, अनाउंसमेंट हो जाएगी उनकी 1-2 दिन में एज द न्यू चेल्सी मैनेजर। उन पे आपको गुस्सा नहीं दिखाना है, आपको रोजिनियर को गाली नहीं देनी है, आपको प्लेयर्स को गाली नहीं देनी है, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में कोई भी काम नहीं कर सकता, कोई भी थ्राइव नहीं कर सकता। ओनरशिप को ब्लेम करना है एंड लेट्स होप कि यहाँ से जो चीज़ें ना ठीक हो जाए। अगर बहुत ख़राब होती है चीज़ें, काम डाउन, शांत रहिए, अपना मूड मत ऑफ कीजिएगा, क्योंकि हमने ये देख रखा है पहले भी, और इस ओनरशिप से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। और अगर 2-3 मैच हम जीत भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रख लीजिएगा कि हाँ अगर कुछ हो जाए, मान लीजिए बदलियाशील की जगह एक अच्छा डिफेंडर आ जाए या एक अच्छा स्ट्राइकर आ जाए, एक्सपीरियंस स्ट्राइकर आ जाए तो कुछ हो सकता है। नहीं, वो सब एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, मैनेज करके चलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस, जितना हो जाए इस सीज़न ठीक है। हाँ 12th फिनिश नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है, बट ऐसा भी नहीं कि गिवन है कि चैंपियंस लीग तो आ ही जाएंगे हम। वो मैनेज करके चलिएगा एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि ये सीज़न मुझे नहीं पता कि क्या होगा। आज भी जैसे ये था कि चलिए उम्मीद की किरण इसलिए जागी क्योंकि हम ह्यूमिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे आज, बट वी कम अवे विद अ पॉइंट एंड मे बी एक ऐसी परफॉर्मेंस जहां पे नेटो या पाल्मर का गेम थोड़ा भी ठीक होता, थोड़ा भी हम ठीक खेल रहे होते हैं, तो मे बी जीत भी जाते, हु नोस। बट इफ बट्स एंड मेबीज नहीं होते हैं स्पोर्ट्स में या लाइफ में फॉर दैट मैटर, और जो होता है उसको आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है। तो यही चीज़ है दोस्तों, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज कीजिए और ठीक है, खुश हो जाइए कि आज 1 पॉइंट आया, और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा था कि भाई चलिए ठीक है, बिछी नहीं टीम, गिव अप नहीं मारा और 1 पॉइंट लेके आ गए। लेकिन इससे एक चीज़ पता चल गई आज के मैच से और आज के परफॉर्मेंस से कि मैन सिटी शायद क्यों थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी टाइटल रेस में, उनके क्रेडेंशियल्स इतने स्ट्रांग नहीं है जितने आर्सेनल के हैं। क्योंकि अगर आप ऐसी एक टीम से, चेल्सी जैसी जो खुद में ही हारी हुई थी,
उसके अगेंस्ट आप जैसे तैसे एक ड्रॉ निकाला है आपने और आप 3 पॉइंट नहीं ले पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज प्लेट में था ये मैच मैन सिटी के लिए। 3 पॉइंट प्लेट में थे जो उन्होंने नहीं लिए हैं। आर्सेनल मेंटालिटी दिखा रही है, कल भी 1-0 डाउन होने के बाद उन्होंने बोर्नमथ के अगेंस्ट अच्छा खेला। 7 पॉइंट का गैप था, वो 2 पे आ गया था एक टाइम पे, अब फिर से 4 का हो गया है। डिफेंस मुझे नहीं लगता कि मैन सिटी का वो इतना टाइट है कि वो लीग में दे कैन गो ऑल द वे, या फिर वो रूथलेसनेस जो मैच जीतने के लिए चाहिए होती है ना वीक आफ्टर वीक। सनदरलैंड और ये चेल्सी वाला मैच आई थिंक उस चीज़ का एविडेंस है। बट अगेन टू अर्ली टू से, कुछ भी हो सकता है भाई। आर्सेनल बीइंग आर्सेनल, हु नोस, बॉटल कर दे, जस्ट मेरी एक रीडिंग है। आई थिंक दिस इज आर्सेनल्स टाइटल टू लूज नाउ। आर्सेनल आर क्लियर फेवरेट्स, एडवांटेज आर्सेनल है ये फॉर श्योर। बाकी ला लीगा भी शुरू हो गई है। एस्पानियोल के अगेंस्ट 2-0 से जीता बार्सिलोना ने अपना मैच, और क्या ही परफॉर्मेंस थी जोआन गार्सिया की। आई थिंक काफ़ी सारे बार्सिलोना फैंस खुश होंगे कि फाइनली बहुत टाइम बाद टर स्टेगन की इतनी सारी गलतियां देखने के बाद एक प्रॉपर गोलकीपर आया है। एंड मोमेंट ऑफ द गेम फॉर मी वाज डेफिनेटली जब उन्होंने जेरार्ड मार्टिन को फेंक दिया कि भाई ब्लॉक कर तू, मैं पहुंच नहीं पा रहा बॉल तक। और उतना मतलब खतरनाक आईक्यू किसी गोलकीपर से दिखता है तो मजा आता है। इस तरीके के मोमेंट्स आपको याद रहते हैं। रियल मैड्रिड ने हराया रियल बेटिस को 5-1। गोंजालो गार्सिया ने हैट्रिक स्कोर की, तो वहाँ पे उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ की रिदम पकड़ ली उन्होंने। काफ़ी सारी चीज़ें बोली जा रही है ज़ाबी अलोंसो के बारे में, मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सैक होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वो जो गैप है उसको 4 पॉइंट तक ही सीमित रखा है रियल मैड्रिड ने। तो ऐसा नहीं है कि बार्सा रनिंग अवे विद इट, और एक क्लासिको भी बचा है। तो ला लीगा की रेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। दोनों ही टीमों ने रिदम पकड़ी है, अच्छा स्टार्ट किया है। 2-0 बार्सा जीत गई, 5-1 बेटिस जीत गई। बार्सा वाला मैच कुछ और भी रिजल्ट हो सकता था, जोआन गार्सिया का शानदार परफॉर्मेंस, बट रियल मैड्रिड डिड देयर जॉब कन्विंसिंगली, 5-1 विनर्स। और ला लीगा की टाइटल रेस में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ZV के जो हमारा पॉडकास्ट चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ड्रॉग बाबा क्लिप्स इज बैक दोस्तों, यस, 1 साल के बाद उस चैनल ने भी वापसी कर ली है। तो लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ऑल द चैनल्स, और कमेंट्स में बताइए आपकी क्या राय है मैचेस को लेके। और अगेन मैकफार्लेन से जितना हो सकता था किया, क्या ही बोलेंगे बेचारे को। अंडर 21 से मैनेज करके आ रहा था बंदे ने, सेटअप की अपनी टीम, जितना हो सकता था किया। एंड आई थिंक मतलब क्रेडिट मिलना चाहिए बंदे को कि आया बंदा और अपना काम करके चला गया। तो बताइएगा आपको जो भी लगता है, बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।